हेलो बच्चों, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक 9th एंड 10th चैनल, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं बेस्ट एजुकेटर्स के साथ में, बेस्ट कंटेंट के साथ में एंड अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। आई एम विभा राज, आई एम फ्रॉम कोटा, राजस्थान, and I have been a teacher for the past 11 years. I have mentored thousands of students for different national and international Olympiads, and this is the link on Unacademy through which you can connect with me, follow me, and watch all my videos. So हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वी हैव रीच्ड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर चैप्टर इंट्रोड्यूस किया वेयर वी सॉ what are elections, what is the requirement of elections, why is political competitions important. We also saw how the elections are conducted in our country. So we went through the whole process of creating the constituencies, identifying the voters, creating the electoral roll and identifying the candidates as well. So अब हम फाइनल पोलिंग डे पर आए हैं और उस पोलिंग डे को हम डिस्क्राइब करेंगे एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर मैथ, राइट। बिफोर वी गो इनटू दैट, हम लोग कुछ अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ डेफिनेटली इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर ऑनलाइन आपको सबसे बेहतरीन एजुकेटर्स मिलते हैं, सबसे बेहतरीन कंटेंट मिलता है और आपको अपने तरीके से पढ़ने का एक मौका मिलता है। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इसमें से कुछ आपको यहाँ पे बताती हूँ मैं, विच इज़ सबसे पहला डेली लाइव क्लासेस। आप जैसे अपनी क्लासरूम्स के अंदर, रेगुलर स्कूल्स के अंदर अपने टीचर्स के साथ में बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आप अपने एजुकेटर्स के साथ में लाइव इंटरैक्शंस कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियरेंस कर सकते हैं और क्लासरूम पोल्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, यू कैन गिव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। आपने जितनी पढ़ाई की है उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और ये जो टेस्ट है ये होता है थ्रू योर टेस्ट एंड क्विजेस, और इनके थ्रू आपको अपनी एक परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलती है और आपको पता चलता है आपकी कितनी तैयारी और बाकी है। आपको एक पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, मतलब आपको अपने क्लास, अपने डाउट सेशंस, अपने टेस्ट का एक प्री शेड्यूल्ड फॉर्मेट मिलेगा, जिसके थ्रू आपको एक पहले से आइडिया होगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कितना टाइम में पढ़ने वाले हैं, एंड यू विल गेट अ कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड कोर्स। तो आपको कहीं पर भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब आप जितनी भी बार चाहें उतनी बार वीडियोस को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सो विद ऑल दीज बेनिफिट्स एक और एडिशन हम करते हैं, विच इज़ फ्री लाइव क्लासेस। फ्री लाइव क्लासेस का मतलब है कि जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आपके पास में एक ऑप्शन आता है स्पेशल क्लासेस का। तो वंस यू चूज योर क्लास, आप स्पेशल क्लासेस उस रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड की ओपन कर सकते हैं, जिनके थ्रू आपको एक्सेस मिलेगा बहुत सारी फ्री क्लासेस का, जिसको ऑलमोस्ट सारे एजुकेटर्स ले रहे होते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को, टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। एंड द बेस्ट ऑफ ऑल, आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं देनी है। तो स्पेशल क्लासेस डेफिनेटली एक बहुत अच्छा जरिया है जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो हरी अप, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड स्टार्ट वॉचिंग द स्पेशल क्लासेस. You get to prepare with the top educators in the country and with a very sincerely crafted syllabus. तो आपको मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स कवर करने को मिलते हैं और आपको कहीं से भी कोई टॉपिक आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। सो हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं अनअकैडमी से? लेट मी टेल यू द प्रोसेस। द प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल। आपको अपने फ़ोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है इसको डाउनलोड करना है। वंस यू हैव डन दैट, तो आप यहाँ पर अपनी CBSE कैटेगरी में क्लास चूज़ कीजिए। आप क्लास 10th के हैं तो 10th चूज़ कीजिए, क्लास 9 के हैं तो आप क्लास 9 चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी क्लास चूज़ करेंगे तो क्लास 9th के लिए ये सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस आपको मिलेंगे और क्लास 10th के लिए ये सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस। क्लास 9 अगर मैं शुरू करूँ तो आप 12 मंथ मतलब 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, विच इज़ 13,500, 24 मंथ 22,500, 36 month 32,400 and 48 months that's 4 years 36,000 के अंदर आपको ये
सब्सक्रिप्शन मिल रहा है विद द यूज ऑफ कोड VRCBSE। ये कोड लगाकर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और जो ओरिजिनल प्राइस है 40,000, यू आर नॉट पेइंग दैट, आप सिर्फ 36,000 पे कर रहे हैं फॉर अ कंप्लीट हाई स्कूल एक्सपीरियंस। सेम वे 10th क्लास के लिए 1 year 13,500, 2 years 22,500 एंड 3 years 28,800 का सब्सक्रिप्शन है। 10th, 11th और 12th तीनों आपकी कवर हो रही हैं। अगेन VRCBSE कोड का इस्तेमाल करके आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा एंड ये प्राइसेस आप अवेल कर सकते हैं। तो हरी आप, बी अ पार्ट ऑफ द अनअकैडमी ब्रिलियंट टीम एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दी बेस्ट। सो हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पार्ट 3। तो हम लोगों ने चुनाव का प्रचार प्रसार कर दिया, लोगों को इलेक्शन मैनिफेस्टोज के थ्रू ये बता दिया कि नेता और पॉलिटिकल पार्टीज हमें क्या वायदे कर रहे हैं, और फिर आता है द डे ऑफ पोलिंग। सारे इस काम के बाद इलेक्शन कमीशन एक तारीख तय करती है जिसको वोटिंग डे या पोलिंग डे कहा जाता है। इस पोलिंग डे को सारे के सारे वोटर्स दे हैव टू बी रेडी विद देयर वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड, एंड सरकार जो है वो जगह जगह के ऊपर पोलिंग बूथ सेटअप करती है। पोलिंग बूथ का मतलब है वो जगह जहां पर जाके आप अपना वोट कास्ट करेंगे, उस जगह को पोलिंग बूथ कहा जाता है। यूजुअली ये एक सरकारी बिल्डिंग होती है जो किसी एरिया के अंदर सबसे बड़ा ओपन जिसमें कैंपस होता है, बट प्राइवेट बिल्डिंग्स को भी किराए पे लिया जा सकता है। इस जगह को 48 आवर्स पहले सील कर दिया जाता है और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं इलेक्शन कमीशन के, वो आके अपना पूरा सेटअप क्रिएट करते हैं, ठीक है, फॉर द पोलिंग डे। Once the voter goes inside the booth, the election official identify her. तो हम पहुंच गए हैं on the polling day. Whoever is coming to cast their vote, उस पर्सन को एंटर किया जाता है इस बिल्डिंग के अंदर, एंड इस बिल्डिंग में सबसे पहला काम तो ये किया जाएगा कि उनका आइडेंटिफिकेशन पूछा जाएगा। आइडेंटिफिकेशन के लिए वी ऑल नो दैट इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड एक जारी किया जाता है, एंड हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये भी पढ़ा था कि कैसा वो दिखता है। अगर आपके पास में इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो आप वो कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं जिससे आपकी एज प्रूफ होती है। यूजुअली जो ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, तो आपकी एज इससे वेरीफाई हो जाती है और आपकी पिक्चर उसमें लगी हुई होती है। तो आइडेंटिफिकेशन का जो भी डॉक्यूमेंट आप लेकर आए हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। देन अ मार्क इज प्लेस्ड ऑन योर फिंगर, एज यू कैन सी हियर इन दिस इमेज। जो फिंगर है उसके ऊपर एक इंक का मार्क लगाया जाता है, एंड आप ध्यान से देखेंगे कि ये स्किन और नेल के बीच में लगाया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो इंक है ये लगते से ही कलर अपना ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट होना ये शुरू होती है, एंड अगर आपके नेल में कोई नुकसान हो जाए तो और ये हट जाए तो एक फॉर अ सेफ्टी मेजर स्किन और नेल के बीच में इसको लगाया जाता है। डोंट ट्राई टू वाइप इट आउट इंस्टेंटली बिकॉज एनीवेज जैसे ही आपकी स्किन को टच करेगी इसका कलर मेहंदी के रंग की तरह आपकी स्किन पर चढ़ेगा ही, ठीक है। एंड जैसे ही आपकी फिंगर के ऊपर मार्क लगाया जाता है, आपको मूव किया जाता है टू द थर्ड लेवल, दैट इज इनटू द पोलिंग बूथ, पोलिंग एरिया, जहां पर रखी हुई होगी वोटिंग मशीन और आप यहां पर आके अपना वोट कास्ट करेंगे। पुराने ज़माने के अंदर पोलिंग के लिए बैलेट बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता था। बैलेट बॉक्सेस वर बिग ट्रंक्स जिसके अंदर ऊपर चिट्ठी डालने जैसा एक स्पेस बना हुआ होता था। देन देयर यूज्ड टू बी अ बैलेट पेपर, बैलेट पेपर जिस पर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका नाम और उनका चुनाव चिन्ह बना हुआ होता था। लोग जो वोट डालने के लिए आए हैं वो एक पेपर उनको दिया जाता था, एक बैलेट पेपर, यहाँ पर एक स्टैम्प रखा हुआ होता था। What the voter had to do was वो इस पेपर पर उस कैंडिडेट को जिसको ये पसंद करते हैं एक स्टैम्प लगा के फोल्ड करके इस बैलेट बॉक्स में डाला करते थे।
बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम देयर वर मेनी माल फंक्शंस इन दिस प्रोसेस। कई जगह के ऊपर जो लोग दबंग थे, जो गुंडागर्दी करते थे, वो लोग इस बैलेट बॉक्सेस को उठा के ले जाते थे, या फिर कई लोगों ने के पास में इस बैलेट पेपर का कॉपी पहले ही आ जाता था और वो अपने पॉकेट्स के अंदर खूब सारे पहले से ही स्टैम्प बैलेट पेपर्स लेकर चलते थे। तो जो रिजल्ट्स आता था उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते थे कि ये जेन्युइन है या नहीं है। तो बैलेट पेपर का कॉन्सेप्ट जो था उसको खत्म किया गया एंड करंटली हमारे यहाँ पर नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एज यू कैन सी ऐसी होती है जिसमें यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है और यहाँ पर उसका चुनाव चिन्ह है। लास्ट में एक और बटन होता है विच इज कॉल्ड नोटा, विच सेज नन ऑफ दी अबव। अगर आपको अवेलेबल ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा है और आप किसी को भी अपना नेता नहीं चुनना चाहते हैं तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस मशीन के सामने खड़ा किया जाता है। अगर आप इलिटरेट हैं, आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो आप इन चुनाव चिन्ह को देखकर अपने नेता को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको मशीन ऑन करके दी जाती है एंड दिस ब्लू बटन एज यू कैन सी हियर, यू हैव टू प्रेस इट। जिस भी कैंडिडेट को आप वोट डाल रहे हैं आप उस बटन को प्रेस करेंगे। एंड रिसेंटली ये वीवीपैट मशीन जो है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। वीवीपैट मशीन जो है वो यहाँ पर आपने जिस भी पार्टी को वोट डाला है उस पार्टी का सिंबल और पार्टी नेम फ्लैश करेगा ताकि आपको वेरीफाई हो जाए कि आपने जो बटन प्रेस किया उसी पार्टी को वोट गया है, राइट। सो आपने अपना वोट कास्ट किया एंड देन यू आर डायरेक्टेड आउट ऑफ द बिल्डिंग। दैट वे जो वोटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। मॉर्निंग 7 o'clock से इवनिंग 7 o'clock तक ये प्रोसेस चलता है। यूजुअली 9 o'clock को स्टार्ट होता है बट इट डिपेंड्स फ्रॉम एरिया टू एरिया एंड पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन। कई जगह पर रात में काफ़ी लेट तक भी वोटिंग कंडक्ट कराई जाती है बिकॉज पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। All the voters they have to press the selected person the button and they can choose their candidate. So as simple as that. एक बार जो पोलिंग वाला डे है वो खत्म होता है तो सारी की सारी ईवीएम्स जो हैं उनको सील किया जाता है, बंद किया जाता है, देन दे आर सेंट टू अ सिक्योर प्लेस। ये भी यूजुअली एक सरकारी बिल्डिंग होती है जहाँ पर पहले से ही इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स मौजूद होते हैं एंड जो गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करके दी हुई होती है उस तारीख पर इन ईवीएम्स को ओपन किया जाता है और इनकी जो वोट्स हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी। जिस टाइम पर वोट्स की काउंटिंग होती है उस टाइम पर सारे जो कैंडिडेट्स हैं, जितने भी कंपटीटर्स थे जो चुनाव में लड़ रहे थे, उन कैंडिडेट्स के एजेंट्स काउंटिंग के टाइम पर मौजूद होते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि उस टाइम पर कोई गड़बड़ी ना हो। एंड इवेंचुअली जब काउंटिंग खत्म होती है एंड सारे एजेंट्स अग्रीड होते हैं, संतुष्ट होते हैं कि हाँ कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, तब इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उनको डिक्लेयर किया जाता है और जिसके भी पास में मेजॉरिटी वोट्स आए इनको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यूजुअली सारी जितने भी लोकसभा इलेक्शन है उसमें सारी जगह पर वोट्स की काउंटिंग एक साथ होती है। इसके साथ में एक चीज और आप लोग विटनेस करते हो ऑन द टेलीविजन चैनल्स विच इज कॉल्ड एन एग्जिट पोल। एग्जिट पोल जो है ये न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स कंडक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन प्रेडिक्शंस कि जनता का जो झुकाव है वो किस तरफ है, उसको भी ये प्रेजेंट करते हैं। विद इन फ्यू आवर्स जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने होते हैं और जिसके पास में भी मेजॉरिटी वोट हैं वो अपनी गवर्नमेंट बना सकता है। ऐसे में एक गड़बड़ हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि गलत तरीके से वोट पड़ते हैं, कई बार मशीन्स में गड़बड़ी होती है या कई बार
जो कैंडिडेट हारा है उसको शक होता है कि जो कैंडिडेट जीता वो सही तरीके से नहीं जीता। इन केस आपको अगर डाउट है, इन केस आपके पास में सबूत है कि इलेक्शन रिजल्ट्स को टैंपर किया गया है, किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी पैदा की गई है, तो आपके पास में अधिकार होता है इलेक्शन पिटीशन का। इलेक्शन पिटीशन ये कहता है कि अगर कोई कैंडिडेट सेटिस्फाइड नहीं है बाय द इलेक्शंस, द वे इलेक्शंस वर हेल्ड और द रिजल्ट्स, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और अपने जो विरोधी था उसके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। बट इसमें ये बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कर रहे हैं तो शायद ये वार आपके ऊपर उल्टा पड़ जाए। इफ यू हैव अ प्रूफ दैट देयर वाज सम tricks used to wrong tricks used to win the election, then you can definitely approach to the court. So जो भी कैंडिडेट जीता है उसकी विक्ट्री को रिकैलकुलेट किया जाता है, सारे जो भी एलिगेशंस हैं उनको एनालाइज किया जाता है, और अगर ये एलिगेशंस सही पाए गए तो वो इलेक्शंस खारिज हो जाएंगे, उस जगह के इलेक्शंस कैंसिल हो जाते हैं और वापस से इलेक्शंस कराए जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जिसने भी एलिगेशंस लगाए हैं उनको फिर क्वेश्चन किया जाता है कि आपने किस बेस पर ये कहा था। ऐसा होने पर उस कैंडिडेट की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन आ जाता है। सो पूरा प्रोसेस इलेक्शन का खत्म होता है एंड इवेंचुअली वी आर सक्सेसफुल इनफ टू मेक अ गवर्नमेंट। फॉर इंफॉर्मेशन, भारत का जो लोकसभा इलेक्शंस है वो दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस में से एक काउंट किया जाता है, एंड वी डेफिनेटली have a lot of faith in the process of elections. What brings so much of faith, so much of dedication of the Indian population into the process of election, or we can say what makes elections in India democratic? How can we trust the results? सबसे पहला तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। भारत के अंदर जो संस्थान इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है इट इज नोन एज द इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर कमिटी है जिसमें हेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और ये 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को हेड करते हैं। तो टोटल 3 मेंबर्स को मिला के इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन होता है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो एक्स सुप्रीम कोर्ट जज हो सकते हैं, सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो सकते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही रेप्यूटेड, अपने रिकॉर्ड के साथ में एक डेजिग्नेटेड, एक रिस्पेक्टेबल रिकॉर्ड के साथ में रिटायर हुए हैं। तो यूजुअली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनका अपॉइंटमेंट आफ्टर द एज ऑफ 60 ही होता है। दूसरी बात, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। But this does not mean that the president is above the chief election commissioner. Once appointed, the chief election commissioner is an independent authority and राष्ट्रपति भी इनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। सो क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आप बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है और जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, एंड इट इज कंप्राइज्ड ऑफ वेरी हाई एंड डेजिग्नेटेड सिविल सर्वेंट्स या जुडिशियल मेंबर्स। तो these members are very difficult to influence or to bribe or to just lure with any kind of offer. इनको आप करप्ट नहीं कर सकते हो, इनको आप कोई लालच नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी सारी जिंदगी एक बहुत अच्छे रिकॉर्ड के साथ में गुजार चुके हैं। सो ये काफ़ी रिलायबल बनाता है हमारे देश के चुनाव के प्रोसेस को कि जो इलेक्शन कमीशन है ये इंडिपेंडेंट है और इसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। क्या क्या फंक्शंस होते हैं इलेक्शन कमीशन के? इलेक्शन कमीशन सबसे पहला तो प्रिपेयर्स द वोटर लिस्ट। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम इज प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट, जिसको हर साल अपडेट करना पड़ता है। हर साल कई लोग हैं जो वोटिंग लिस्ट से बाहर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डेथ, कई लोग हैं जो नए ऐड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ न्यू एडेड पॉपुलेशन विच हैज टर्न्ड 18। तो ये हर साल
वोटिंग लिस्ट में अपडेशन करते हैं। दूसरा, डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। भारत के अंदर जो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नंबर हम लोगों ने देखा हुआ है, ये नंबर लिमिटेड रखा जाता है अंडर द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, क्योंकि पॉपुलेशन बेस होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने का। तो कई बार राज्य जो हैं वो जनसंख्या बढ़ाकर ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने की टेंडेंसी डेवलप कर सकते हैं। इस चीज़ को ना होने दिया जाए, इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, जो ये इंश्योर करता है कि आपके स्टेट में जनसंख्या घटे या बढ़े, आपको नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये हम डिसाइड करेंगे, जिसके थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोलिंग ऑफ द इलेक्शन मशीनरी, चाहे वो वोटिंग लिस्ट बनाना हो, चाहे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करना हो, चाहे पूरे इलेक्शन कैंपेन पर नज़र रखना, सारा काम इलेक्शन कमीशन की नज़र के अंदर होता है। रिकॉग्नाइजिंग न्यूली फॉर्म्ड पार्टीज, if you are a new candidate or if you are a newly formed political party. In either cases, one has to be registered with the election commission, be recognized by the election commission. Until unless they do that, तब तक आपको पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी. You have to register and enroll yourself with the election commission. Conducting of poll and counting of वोट्स, सबसे इम्पोर्टेंट काम कि पोलिंग जो है उसको कंडक्ट कराना, पोलिंग बूथ सेट करना, वहाँ ऑफिशियल्स को डिस्पैच करना और काउंटिंग करना, कमिंग टू रिजल्ट्स ऑल्सो, ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल के अंदर होती हैं, उनके विजिलेंस में होती है। और भारत में ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी सही तरीके से होता है, जिसका नतीजा है कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं इलेक्शन के, तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर क्वेश्चन रेज करता है। तो ये काफ़ी एक रिस्पेक्टेबल बात है कि हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स को जनरली पॉपुलरली एक्सेप्ट किया जाता है और बहुत कम उस पर क्वेश्चन उठाया जाता है। दैट्स अ प्रूफ इन इटसेल्फ कि हम कितने सही तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं। द प्रोसेस of appointment of election commission is laid down in the constitution, and the election commission makes sure that the party in power does not take undue advantages of its position. ये भी इंश्योर किया जाता है कि चुनाव के दौरान वो पॉलिटिकल पार्टी जो ऑलरेडी रूल कर रही है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। सो इतने सारे हमारे पास में रीजंस हैं कि भारत के इलेक्शन प्रोसीजर डेमोक्रेटिक होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन और हमारे पास में आते हैं कि हाउ विल वी प्रूव इट। तो हमारे पास में कुछ सबूत भी हैं, अ कंपैरेटिव स्टडी, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे भारत और दुनिया के दूसरे देशों में फ़र्क है, डिफरेंस है व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस। तो सबसे पहला, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, दैट इज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज रिफ्लेक्टेड इन दी वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट का मतलब है कि कितने लोग एक्चुअली में पोलिंग वाले दिन अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने जाके अपना वोट कास्ट किया। अब अगर हम भारत और यूनाइटेड किंगडम को कंपेयर करें तो यू कैन सी कि इंडिया में 1991 से 2005 तक ये जो नंबर है ये कंसिस्टेंटली सेम बना हुआ है। मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होने के साथ में ये उतनी ही क्वांटिटी में लोग हैं जो लगातार निकलते हैं घरों से बाहर और अपना वोट डालते हैं। बट अगर हम यूके का काउंट देखेंगे तो ये 1991 से 2005 तक नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। ये बताता है कि यहाँ पर लोगों की वोट डालने की टेंडेंसी जो है वो कम हो रही है, वोटर टर्नआउट कम हो रहा है, जिससे अब कुछ ही लोग हैं जो वोट डाल रहे हैं। दैट puts a question on the results of the elections because many of the people are not even participating. दूसरा, in fact a very significant point in terms of the Indian respect, in India the poor, illiterate and underprivileged people vote in a larger proportion as compared to the rich and privileged section.
भारत में क्योंकि हम काफ़ी बड़ी संख्या में गरीब, अनपढ़ और ऐसे लोग देखते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ये लोग जानते हैं कि इनका भविष्य सुधरने का एकलौता तरीका यही है कि एक अच्छी सरकार उनके पास में आए। और हर बार, हर सरकार से उनकी उम्मीद यही होती है कि हमें और बेहतर कुछ मिले। हेंस इनका वोटर टर्नआउट काफ़ी एक्सटेंसिव होता है और रेगुलर होता है, क्योंकि इनका अगर हम कंपेयर करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज से, तो वेस्टर्न कंट्रीज में ये आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया में बिल्कुल ही कॉन्ट्ररी के अंदर जो वोटर टर्नआउट पुअर पॉपुलेशन का है वो काफ़ी अच्छा होता है। कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शंस। जो आम व्यक्ति है वो ये जानता है कि अगर एक अच्छी सरकार होगी तो अच्छे कानून बनेंगे तो उसका फ़ायदा उनको मिलेगा, देश को मिलेगा एंड इवेंचुअली देश की तरक्की होगी। तो यस, जो इलेक्शंस हैं वो डेफिनेटली बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा है इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम का। The interest of voters in election related activities has been increasing over the years. क्योंकि पहले इलिटरेसी थी, अवेयरनेस नहीं थी और कई इलाके भारत के अलग अलग करप्शंस से ग्रसित थे, इससे अफेक्टेड थे। धीरे धीरे हम देख रहे हैं क्योंकि ऑल द एरियाज आर नाउ बिकमिंग डेवलप्ड, आर नाउ गेटिंग द एजुकेशन एंड आर फिल्ड with people who are connected with media, who are listening and watching to things shown in the media and are definitely aware about their rights. They are now coming out of their areas and are participating in the election. So on the contrary to United Kingdom or the Western world, we can say that in India the tendency of casting their vote has increased in our country. उनके कंपैरिजन में हम ज़्यादा वोट डाल रहे हैं। ड्यूरिंग 2004 इलेक्शंस, more than one third voters took part in the campaign related activities. More than half of the people identified themselves as being close to one or the other political party. 1 out of every 7 voters is a member of a political party. इतना ज़्यादा कनेक्शन हमें देखने मिलता है भारत की जनसंख्या और इलेक्शन के प्रोसेसेस से। तो डेफिनेटली वी कैन से कि भारत का ये जो इलेक्शन प्रोसीजर है ये काफ़ी ट्रस्टवर्दी है, करेक्ट है एंड लोगों का जो फेथ है वो काफ़ी इसके ऊपर दिखता है। बट एक दूसरा सवाल हमारे दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सिर्फ लोगों का फेथ होने से इलेक्शन प्रोसेस सही है ये कैसे प्रूव होगा? तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हमारे पास में हैं कि क्या हमारे इलेक्शन प्रोसेस को, व्हाट इज इट विच मेक्स द इलेक्शन आउटकम एक्सेप्टेबल इन आवर कंट्री। तो लेट्स सी दिस इन फ्यू पॉइंट्स। सबसे पहला, द रूलिंग पार्टीज कंटिन्यूसली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड एट द स्टेट लेवल। अगर चुनाव को आप रिग कर रहे हो, अगर आप चुनाव में कोई गड़बड़ी कर रहे हो तो क्या होगा? एक ही पॉलिटिकल पार्टी बार बार जीतेगी। बट ऐसा भारत में नहीं होता है। भारत में हर बार जो पुरानी पार्टी है वो चेंज हो जाती है और हर बार एक नई पार्टी आ जाती है। ये बताता है कि कैसे हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक पार्टी गलत तरीके का इस्तेमाल कर रही है या चुनाव में कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर गड़बड़ हो रही होती तो शायद ऐसा नहीं होता। बट यहाँ पर हमेशा आपको नए मेंबर्स मिलते हैं, नई पॉलिटिकल पार्टीज मिलती है। जबकि हम देखें इन द यूएस, एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेस एन इलेक्शन। यूएस के अंदर एक पर्सन जो एक बार जीत गया या एक राष्ट्रपति जो एक बार जीत गया वो यूजुअली अपना दूसरा टेन्योर भी काटता है और मैक्सिमम 2 टेन्योर ही कर सकते हैं, तो उसके आगे उसको नहीं कंटिन्यू करने मिलता। बट ये यूजुअली कंटिन्यूएशन में आता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं हो सकता। Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lose elections. वो लोग जो डरा धमका कर या फिर लोगों को थ्रेटन करके, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जो लोगों से वोट निकालने की कोशिश करते हैं,
वो शायद एक बार जीत जाए, लेकिन हर बार वो नहीं जीतते और वो लगातार चुनाव हारते हैं। Barring very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. हम कितना भी ब्लेम करें, हम कितने भी प्रिडिक्शंस लगा लें कि नहीं चुनाव में कोई गड़बड़ी होगी या फिर ऐसी होने वाली है, बट फिर भी भारत के अंदर बहुत कम ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ पर हमने चुनाव के रिजल्ट को माना नहीं है या फिर उसको रिजेक्ट किया है। यूजुअली जो ऑपोजिशन पार्टी है उसने इलेक्शन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट किया है एज पीपल्स वर्डिक्ट, कि लोगों का ये डिसीजन है, लोगों का फैसला है और इसको हम मानते हैं। इतना सारे फायदे देखने के बावजूद भी भारत का जो इलेक्शन प्रोसेस है इट्स नॉट डिवॉइड ऑफ एनी मिस सिचुएशन। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी कमियां हमारी इलेक्शन प्रोसेस में भी हैं और इन कमियों को, इन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और इन चैलेंजेस को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी कमियां हैं दैट विल लीड अस टू एलिमिनेट दीज चैलेंजेस एंड बिकम अ बेटर डेमोक्रेसी। सबसे पहला, candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage. ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है क्योंकि इलेक्शंस जो हैं दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी फॉर प्रमोशन। आपको मीडिया में प्रमोशन करना होता है, पोस्टर्स लगवाने होते हैं, रैलीज करनी होती हैं, एंड ऑल दिस प्रोसेस इट्स नॉट जस्ट अ 1 or 2 month प्रोसेस। इट स्टार्ट्स एट द मोमेंट व्हेन वन इलेक्शंस आर ओवर। जैसे ही एक चुनाव खत्म हुआ वैसे ही आप अगले चुनाव की तैयारी करने लगते हैं और आपको अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना पड़ता है पूरे 5 साल, जब तक आप जीत नहीं जाते। इनफैक्ट जब आप जीत गए हैं तभी भी आपको ये खर्चा करना हो। तो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जो इतना खर्चा नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है चुनाव के इस मैदान में खड़े रहना। In some parts of the country, candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties. ये काफ़ी पॉपुलर था भारत के अंदर एक टाइम में कि अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का पर्सन है तो वो गलत तरीक़ों से कमाए हुए पैसे का इस्तेमाल करता था या अपने रुतबे का इस्तेमाल करता था और पॉलिटिकल पार्टी से टिकट अक्वायर करता था, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज टिकट दे मेनी अ टाइम्स इवन वन इलेक्शंस एंड मिसयूज्ड दिस डेमोक्रेटिक प्रोसीजर। ये चीज़ काफ़ी हद तक अब कंट्रोल हो गई है लेकिन रिमूव इंटायरली नहीं हुई है। दिस इज ऑल्सो वन बिग चैलेंज। Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families only. कुछ परिवार हैं, जैसा हर जगह पर होता है, कुछ परिवार हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर डोमिनेंट हैं और वो किसी नए और उभरते हुए व्यक्ति को वोट, अपना टिकट जो है वो देने की बजाय अपने परिवार के मेंबर को ही टिकट देना पसंद करते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो ज़्यादा काबिल लोग हैं उन्हें हर बार बाहर आने का या हर बार टिकट मिलने का मौका नहीं मिल पाता और कुछ मीडियोकर लोग ही पॉलिटिक्स को रूल करते हैं। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू द ऑर्डिनरी सिटीजन। कई बार हम देखते हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो आम व्यक्ति के लिए बड़े डिसीजंस या बड़े ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं करते हैं और ज़्यादातर जो प्रॉमिसेस का एक पुलिंदा होता है, मैनिफेस्टोज होते हैं, वो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक जैसा होता है और ये आम जनता को हमेशा रिपीटेटिव लगता है कि हमें कुछ नया नहीं मिल रहा है। तो यूजुअली आम जनता के पास में कोई ज़्यादा चॉइस नहीं होती है टू चूज फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड टू देम। Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to the bigger parties. अगर आप इंडिविजुअली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन या आपकी पार्टी बहुत छोटी है तो आप बहुत डिसएडवांटेजेस पोजीशंस में होंगे अगर आप किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में compete कर रहे हैं।
क्योंकि उनका लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उनका लेवल ऑफ प्रमोशन मैच नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को सुधारने के लिए कई सारे इलेक्शन कमीशन की तरफ से मेजर्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इन अ कंट्री एज बिग एज आवर्स it is definitely a very challenging job to make sure that everything goes through a proper procedure and nothing goes beyond the line. These challenges exist not just in India but also in many established democracies. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. That is why citizens, social activists, and organizations have been demanding reforms in our electoral system. Demands have been very consistent, and the Election Commission has been trying continuously to improvise the process of elections in our country. And proudly, we can say that currently the process of elections in our country is definitely going in a much smoother pace than it used to 20 years back. फिर भी कुछ चीज़ें अभी भी नहीं बदली हैं। जिस दिन चुनाव होता है उस दिन जो वोटर है वो भगवान होता है और वो नेताओं का फेट डिसाइड करता है। नेता इस दिन उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और अगले दिन जब रिजल्ट आ जाता है तब वही वोटर उनके लिए अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है और उसको ये ट्रैम्पल करके आगे बढ़ जाते हैं। तो दिस इज a cruel reality, and this has to change, and this has to be improvised with the efforts from the democratic system. So I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया। कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम ऐप। आपको ऐप डाउनलोड करना है, ये जो लिंक है ये आपको इस स्पेस के अंदर डालना है और ज्वाइन पर क्लिक करना है। वंस आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप सारी हमारी अपडेट्स ले सकते हैं। लिंक्स सारे के सारे यहाँ पे शेयर किए जाते हैं, टीचर्स यहाँ पे रिमाइंडर्स भेजते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी ऑफ क्लास 9th and 10th इन द लेट्स क्रैक 9th and 10th चैनल, और आपको कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ेगा फॉर दी लिंक्स। So I hope you liked everything. Like the video, share the video with your friends, and don't forget to subscribe to our channel Let's Crack 9th and 10th and use the code VRCBSC to get your 10% discount.